Okay, so first here welcome back. Today we are here with a very exciting topic. और आज हम टॉपिक में दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दो नेक्स्ट ऑर्गेनल्स को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ राइबोसोम्स एंड गोल्जी एपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से. सो फर्स्टली हम राइबोसोम पे जाएंगे. इससे पहले वाले लेक्चर में वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म और हमने थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिटेल में देखा था और उसके फंक्शन, स्ट्रक्चर एज वेल एज सारी उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हमने डिस्कस की थी. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स हमारे पास स्मॉलर ग्रैन्युलर बॉडीज़ हैं. फर्स्टली इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय पैलेड in 1855, राइट. और अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँ कि what राइबोसोम्स एक्चुअली आर, तो राइबोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं कि बेसिकली दीज आर ग्रैन्युलर बॉडीज़. जब हम उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ये नज़र ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी माइन्यूट. सो दीज माइन्यूट थिंग्स विच आर विजिबल अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर बेसिकली दी राइबोसोम्स. अच्छा, अगर हम इसकी प्रॉपर पैट डेफिनेशन लिख लें तो हम ये लिखेंगे कि क्रोमोसोम, सॉरी it's not chromosome, cytoplasm is consisting of so many granular bodies, and these granular bodies which are present in two of their forms are basically known as ribosomes. अब ये जो two of their forms है ये भी हम forms of existence में देखते हैं. So हमने इसको कैसे define किया? हमने इसको कहा कि these are basically granular, circular is basically not a proper expression, इधर spherical आप कह सकते हैं, spherical, and these are non-membranous bodies present in cytoplasm. अच्छा, अब अगर इसकी प्रेजेंस की बात की जाए कि वेयर इट इज़ प्रेजेंट, तो लोकेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन में कि इट इज़ प्रेजेंट देयर इन दी साइटोप्लाज्म. सो दिस इज प्रेजेंट इन बोथ काइंड ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स. दोनों यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये प्रेजेंट है, प्लस हमारे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है. बट देयर इज अ डिफरेंस इन साइजेस. अभी इसको देखते हैं हम. और नेक्स्ट पे चलें तो हम ये कहते हैं कि राइबोसोम्स हमारे पास दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दे आर देयर. अच्छा, अब अगर हम इसकी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस देखते हैं तो सेल में दिस इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, आइदर इट इज लाइक फ्री और आइदर इट इज अटैच्ड. इफ दिस इज फ्री तो ये आपके पास साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर है, और इफ इट इज अटैच्ड तो दिस इज अटैच्ड विद द ईआर एंड हियर इट इज मेकिंग द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये हम पिछले लेक्चर में वैसे देख चुके हैं कि इसको एक रफ अपीयरेंस देता है ये. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जबकि फ्रीली फ्लोटिंग, अगर प्रोकैरियोटिक केस में बात की जाए तो दे आर फ्रीली फ्लोटिंग, साइटोप्लाज्म के अंदर दे आर प्रेजेंट. अच्छा, अब अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज इज अ बिट डिफरेंट. यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में इसका साइज डिफरेंट है. हम ये कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में द राइबोसोम्स आर लार्जर while in prokaryotic cell they are smaller in size. So if I am talking about size, तो हमारे पास eukaryotic cell में this is 80s, while in prokaryotic cells it is 70s. So what is this S now? This S is basically Swedberg's constant. और ये जो Swedberg's constant है, this is actually a unit for centrifugation. अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन हमने पढ़ी हुई है पीछे टेक्निक्स, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन भी. तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आपको पता है कि दिस इज अ टेक्निक टू सेल आउट द पार्टिकल्स. सो हियर इट इज़ बेसिकली ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का यूनिट है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, जिसको हम एस से प्रेजेंट करें, कैपिटल एस से. और ये जो आपके पास ये वाले जो यूनिट्स हैं, दिस इज़ नॉट बेसिकली एडिटिव. एडिटिव इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसके सब यूनिट्स देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिस ईच राइबोसोम इज कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑफ इट्स सब यूनिट्स. ये जो एडिटिव वाली बात है ना, ये भी आपको क्लियर हो जाती है. अगर राइबोसोम के सब यूनिट्स की बात की जाए तो देयर आर टू सब यूनिट्स ऑफ दिस, ठीक है जी. और हम कहते हैं कि एक इसमें से लार्जर सब यूनिट होता है हर राइबोसोम का, और एक हमारे पास इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है. अगर हम यूकैरियोटिक के केस में बात करें तो मेरे पास इसके दो सब यूनिट्स होंगे. दिस वुड बी 60s पहला, और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा दैट वुड बी 40s. इसी तरह अगर इस 70s की बात करूं तो मेरे पास 50s एक पहला
और 30s इसका स्मॉलर सब यूनिट है. सो दिस इज नॉट एडिटिव. अब ये कैसे है, इसको आप ऐसे समझें. फॉर एग्जाम्पल आई हैव दीज टू. अब फर्ज करेंगे इनमें से एक स्मॉलर सब यूनिट है और एक लार्जर सब यूनिट है, राइट. तो अब ये ऐसे कंबाइन नहीं होते, बल्कि दे आर कंबाइनिंग लाइक दिस. जैसे अगर मैं आपको दो बैंड्स दे दूं और मैं कहूँ कि आपने इसको नॉट करके इसको इकट्ठा करना है, तो जब आप नॉट करेंगे तो कुछ उसका पार्ट नॉट में यूज़ होगा, सो ओवरऑल लेंथ जो है वो कम हो जाएगी. सो सेम इज़ द केस विद हियर. आपके पास ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सेटल आउट होते हैं. सो जो होल सरफेस एरिया होता है दैट इज़ रिड्यूस टू सम एक्सटेंट. अब राइबोसोम के रेफरेंस से समझें इसको. जैसे फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक बड़ा सब यूनिट है इसका, एंड हियर इट इज़ द स्मॉलर वन. ठीक है, इसको 60-40 आप जो भी कंसिडर करना करें. अब क्या होता है कि जब ये कंबाइन करते हैं राइबोसोम के यूनिट्स, तो ये इस तरह से कंबाइन करते हैं. सो दिस इज नॉट एडिटिव. ओवरऑल जो सरफेस एरिया दैट इज रिड्यूस. सो दैट इज वाई के 40 और 60 को प्लस करने से 100 आता है, बट सम ऑफ इट्स सरफेस एरिया इज यूज्ड फॉर गेटिंग सेटल्ड. सो इसलिए जो ओवरऑल चीज़ है हमारे पास दैट इज 80s एंड 70s इन कंपैरिजन. सो नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस. सवाल ये है कि राइबोसोम्स किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, क्या चीज़ इसकी कंपोजिशन में. सो अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि हाउ दिस राइबोसोम इज कंपोज्ड, तो हम कहते हैं कि दो चीज़ें हैं जिनसे राइबोसोम मिलकर बना होता है, दैट इज RNA एंड प्रोटीन्स. सो इफ हियर इट इज 50% ऑफ RNA and almost 50% of proteins. दोनों equivalent होते हैं. So 50% ये RNA और 50% प्रोटीन है. So that is why this is known as ribonucleoprotein as well. इसको हम ribonucleoprotein भी कहते हैं. राइबोन्यूक्लिक एसिड को प्रेजेंट करता है और प्रोटीन जो है वो ये जो भी प्रोटीन है इसके साथ उसको प्रेजेंट करता है. तो दो चीज़ें मिलकर राइबोसोम बना रही होती हैं, RNA और प्रोटीन्स. सो नेक्स्ट हम इसके और मज़ीद डिटेल देखते हैं. ओके, सो अभी हमने ये बात की कि राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे पास फ्री फॉर्म में भी हैं और अटैच फॉर्म में भी. तो देयर इज़ वन एक्सेप्शन. एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है रिगार्डिंग द प्रेजेंस एंड साइजेस ऑफ दिस. एक्सेप्शन ये है कि जब हम साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में द साइज इज़ 80s, राइट. लेकिन राइबोसोम्स आपके पास ऑर्गेनल्स के अंदर भी प्रेजेंट हैं. जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल्स के अंदर. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स. वजह यह है कि इनका जीनोमिक सिस्टम अपना है, ये खुद ही सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं और दोबारा से रीफॉर्म हो सकते हैं. तो जेनेटिक सिस्टम अपना होने का मतलब ये है कि बेसिकली दे आर हैविंग देयर ओन जेनेटिक सीक्वेंस. जो इन्फॉर्मेशन है उनको बनाने के लिए वो जेनेटिक सीक्वेंस यानी DNA अपना है, फिर वो RNA में कन्वर्ट होता है. और डेफिनेटली व्हेन RNA इज़ देयर तो आपके पास उसकी ट्रांसलेशन के लिए प्रोटीन्स चाहिए ही चाहिए. जब तक वो सीक्वेंस ट्रांसलेट नहीं होता तब तक वो किसी काम का नहीं है. ज़ाहिर है ट्रांसलेट नहीं होता तो इन्फॉर्मेशन आगे जब तक ट्रांसलेट नहीं होगी तब तक वो जो डिज़ायर्ड चीज़ है वो आपके पास बनेगी नहीं. सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म की बात हुई है कि 80s, बट इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. ऑर्गेनल्स के अंदर भी ये प्रेजेंट है. चलो जी पूरा लिख लेते हैं इसको भी. सो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम है दैट इज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल साइज विच इज 70s. ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है तो आपने इसको मेमोराइज करना है अच्छी तरह से. अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि उसकी अटैचमेंट और फिर उसके फंक्शंस. अभी हमने पढ़ा कि एक बड़ा यूनिट है उसका लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट है. तो ये जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स हैं दे आर अटैच्ड. नाउ व्हाट आर दी फैक्टर्स विच आर देयर टू कंट्रोल दिस अटैचमेंट. अगर हम इसके फैक्टर्स को देखते हैं या हम अटैचमेंट को स्टडी करते हैं कि हाउ दीज फैक्टर्स आर बेसिकली अटैच्ड, तो दो फैक्टर्स हैं या दो चीज़ें हमारे पास जो राइबोसोम के कंपोनेंट्स को या उसके सब यूनिट्स को अटैच करवा रही हैं. अब ये जो दो चीज़ें हैं इसमें हमारे पास नंबर 1 इज़ मैग्नीशियम आयंस और नंबर 2 इज़ दी सॉल्ट बॉन्ड्स. अब ये सॉल्ट बॉन्ड्स कहाँ पे बनते हैं? ये सॉल्ट बॉन्ड्स हैं बिटवीन द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड. दिस इज बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड एंड फॉस्फेट ऑफ RNA,
राइट। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन ना, बेसिकली जो आरएनए है वो पॉलीमर है, तो इसके जो मोनोमर्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अभी पिछले लेक्चर में हम एटीपी का स्ट्रक्चर देख रहे थे। सो देयर आई सेड कि ये न्यूक्लियोटाइड का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है आपके पास। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड के बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये होता है कि एक 5 कॉर्नर शुगर है और नंबर 1 के ऊपर कोई भी नाइट्रोजनस बेस अटैच है, डिपेंड्स कि आप किसकी बात करें। और हमारे पास 5th कार्बन के ऊपर देयर इज़ दी फॉस्फेट अटैच, फॉस्फेट ग्रुप इज़ देयर। सो हम ये कहते हैं कि इस फॉस्फेट में ये जो आरएनए का फॉस्फेट है और इसका जो अमाइनो ग्रुप है जो अमाइनो एसिड का है, इन दोनों के दरमियान में देयर इज़ अ सॉल्ट ब्रिज और देयर इज़ अ सॉल्ट बॉन्ड फॉर्म्ड। तो कभी कभी इस अटैचमेंट को मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल कर रहे होते हैं, कभी कभी इन दोनों के दरमियान बनने वाला सॉल्ट बॉन्ड इसे कंट्रोल कर रहा होता है, और कभी कभी ये दोनों चीज़ें इसको कंट्रोल कर रही होती हैं एट अ टाइम। अच्छा, अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं और इसकी ये बेसिकली अटैचमेंट होती कब है इसकी? व्हेन एवर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज गोइंग थ्रू, जब भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो दे गेट अटैच विद वन अनदर बाय द हेल्प ऑफ दीज 2 फैक्टर्स। अच्छा, अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि राइबोसोम इम्पॉर्टेंट क्यों है, सो फंक्शन की अगर बात की जाए तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। होता ये है कि ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन का जो प्रोसीजर है वो इसके बगैर नहीं हो सकता। अब ये किस तरह से है? बेसिकली किस तरह है कि डीएनए इज देयर विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है। ये पूरा रिएक्शन आपके पास न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है, राइट। अब ये जो आरएनए है दिस हैज़ टू कम आउट बाय न्यूक्लियर, जो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोपोरेंस उनको बोलते हैं। सो न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू दिस इज गोइंग आउटवर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। इस आरएनए ने साइटोप्लाज्म में आना है। हेयर अब क्या होगा कि जैसे ये आरएनए है तो जो राइबोसोम है उसके स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स दे वुड गेट अटैच विद दी आरएनए, और अटैच होने के बाद वो इस आरएनए को रीड आउट करना शुरू करेंगे कि व्हाट द सीक्वेंस एक्चुअली इज। थोड़ा सा मैं आपको इसके रिलेटेड बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास कोई आरएनए पीस है, अब इसके ऊपर सीक्वेंसेस हैं जी ए यू जी सी जी ए सपोज। तो अब क्या होता है कि ये जो 3 अमाइनो एसिड्स हैं, बेसिकली ये जो 3 बेसेस हैं, दीज आर फॉर 1 अमाइनो एसिड। किसी एक, ये पूरा एक कोड है किसी एक अमाइनो एसिड के लिए। सपोज दिस इज फॉर हिस्टिडीन, दिस इज फॉर लाइसिन, दिस इज फॉर आइसोलियोसिन सपोज। तो अब क्या है जी, ये सब अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये जुड़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू और क्या बनाएंगे? प्रोटीन। सो दिस इज हाउ दी ट्रांसलेशन गेट अकर। और आपके पास ये राइबोसोम्स अगर इसके साथ अटैच नहीं होंगे तो ये रीड आउट नहीं हो सकेगा, ये ट्रांसलेट नहीं हो सकेगा, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसीजर है वो डेफिनेटली कैरी नहीं होगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि वेयर दे आर फॉर्म्ड। सेल के अंदर ये राइबोसोम खुद कहाँ बनता है? सो अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि इनसाइड द न्यूक्लियस, सपोज दिस इज हियर द सेल और ये हमारे पास है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के अंदर देयर इज अ डार्कर स्पॉट and this darker spot is basically known as nucleolus. So इस nucleolus को हम ribosomal factory भी कहते हैं। This is making the ribosomes in a bulk, और यहाँ से बनने के बाद इन nuclear pores के थ्रू ये ribosomes कहाँ जाते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। So nucleolus is there to make the ribosomes, right? और एक और टर्मिनोलॉजी है जो आपकी बुक में गिवन है, that is polysomes. So sometimes if this is the case कि आपके पास एक आरएनए सीक्वेंस के साथ एक से ज़्यादा नंबर में राइबोसोम्स अटैच्ड हैं अगर, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली दी पोलीसोम्स और पोलीराइबोसोम्स। पोलीसोम्स, पोली का मतलब मैनी, सोमा का मतलब बॉडी। सो पोलीसोम्स का मतलब बहुत सारी बॉडीज अटैच्ड हैं आरएनए के साथ। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इन अ वेरी लेसर टाइम एक लॉन्गर पेप्टाइड चेन या एक लॉन्गर प्रोटीन चेन आपके पास थोड़े टाइम में बन जाती है। सो हेयर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। अभी हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले डिस्कस की उसकी डिस्कवरी, नंबर 2 पे हमने उसको डिफाइन किया, नंबर 3 पे हमने ये डिस्कस किया कि बेसिकली व्हाट इज़ द साइज ऑफ प्रेजेंस को पहले डिस्कस किया कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में है। फिर हमने उसकी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस देखी कि वो फ्री फ्लोटिंग भी है और अटैच भी है। इफ़ दैट इज़ अटैच तो दैट इज़ मेकिंग RER।
उसके बाद फिर हमने उस कंपोजिशन को डिस्कस किया कि आरएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। फिर हमने साइजेस की बात की, फिर हमने स्वेडबर्ग कांस्टेंट को डिस्कस किया विद इन साइजेस एंड हाउ दिस इज़ नॉन एडिटिव बेसिकली। तो ये वाला हमने पॉइंट डिस्कस किया था। उसके बाद फिर वी टॉक अबाउट द एक्सेप्शन इन दी साइज़, और उसके बाद फिर हमने अटैचमेंट को डिस्कस किया कि हाउ दीज लार्ज एंड सब स्मॉलर सब यूनिट्स आर अटैच्ड, और फिर हमने इसके फंक्शन को डिस्कस किया, दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसलेशन एंड दैट इज़ टेकिंग प्लेस विद इन दी साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन को अगर हम बहुत आसान लफ्ज़ों में बताएं तो हम ये कहते हैं कि दी कन्वर्जन ऑफ single stranded nuclear material which is RNA, basically messenger RNA, that's getting converted into proteins. तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन का प्रोसीजर है। फिर we talked about the formation of the ribosomes and at the last we talked about the ribosomes, polyribosomes और polysomes। अभी हम इसके बाद फिर Golgi apparatus पे चलते हैं। ओके, सो कैमिलो गोल्जी वॉज अ पर्सन जिसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया बेसिकली 1898 में अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दिस वाज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है जी, नो सॉरी, दिस इज़ प्रेजेंट इन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल बिकॉज ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें दिस कांट बी प्रेजेंट। अच्छा, अगर मैं इसको डिफ़ाइन कर लूँ कि एक्चुअली गोल्जी apparatus है क्या चीज़, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ और अ क्लस्टर ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक बॉडीज़। ठीक है जी, ये आपके पास क्लस्टर है या बंडल आप कह लें, दिस इज़ अ बंडल ऑफ अ क्लस्टर ऑफ फ्लैट एंड सैक लाइक बॉडीज़। ठीक है जी, और डेफिनेटली सैक लाइक हैं तो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, मेम्ब्रेन कवर है इसके साथ, एंड दिस इज़ बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड। और ये जो सैक लाइक बॉडीज़ हैं जो इसको बना रही हैं, दीज फ्लैटेंड एंड सैक लाइक बॉडीज़ आर नोन एज सिस्टेनाए, राइट। अच्छा, अब आपने ER में भी एक सिस्टर्नी को पढ़ा था, तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं? बेसिकली जो ER में यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जिस सिस्टर्नी की आपने बात की थी, दे आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। उसमें आपने पढ़ा ये था कि ये इंटरवोवन या इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है, बट हियर देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट और कनेक्शन बिटवीन। सो यहाँ पे मैंने ये गोल्जी ड्रॉ करने की कोशिश की है, इसको थोड़ी देर के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमने, ये आपके पास है जी RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर दी सिस्टर्नाए ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपके पास राइबोसोम्स हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं, और हम कहते हैं जी इन राइबोसोम्स की वजह से इसकी अपीयरेंस जो है दैट इज़ रफ। इसी तरह से ये आपके पास है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ज़्यादा ट्यूबुलर है, और इसके साइड पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये जो है ये चीज़ हमारे पास है, दिस इज़ बेसिकली सिस्टर्नाए, राइट। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि जी इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है। बट ये आपके पास इस तरफ जिस तरह ये फिजिकली कनेक्टेड हैं आपस में, इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट ये जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं ये सिर्फ ये ऐसे इनक्लोज रहते हैं, लेकिन जो भी चीज़ है जिसको उसने लेकर आना है, जो मटीरियल ER से आ रहा होता है, मोस्टली ER से, SER या RER से, सो वो उसको इस तक ले के आ रहा होता है वेसिकल्स में पैक करके बेसिकली। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि व्हेन वी आर लाइक इसकी गोल्जी apparatus की हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है, हाउ दिस इज़ बेसिकली फॉर्म्ड, तो हम कहते हैं कि इसकी फॉर्मेशन होती है बाय ER, दिस इज़ फॉर्म्ड बाय ER। होता ही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आ रही होती हैं वो वेसिकल्स कॉन्टीन्यूसली यहाँ आके इसके साथ मर्ज कर रही होती हैं, और जब ये इसके साथ मर्ज कर रही होती हैं तो क्या होता है हमारे पास कि ये दे आर कॉन्टीन्यूसली मर्जिंग एंड मेकिंग द न्यूअर सिस्टर्नीज ओवर देयर। सो इसका मतलब है कि ये वाला सबसे ओल्डर है और नए वाले जो हैं वो उसके ऊपर ऊपर स्टैक होते रहेंगे, बनते रहेंगे। अच्छा, अब अगर गोल्जी के स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले एक ज़रा चीज़ एम्बिग्विटी है वो उसको क्लियर कर लें। हमारे पास ये समझा जाता है कि गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स दोनों एक ही टर्मिनोलॉजीज हैं, बट दे आर नॉट द सेम। होता ही है कि सपोज करें कि यहाँ से इसने कोई भी प्रोटीन फॉर्म की, अब हमने ये पढ़ा था कि SER ने उसको करना है पैक, राइट। सपोज कि SER ने इसको यहाँ पे पैक किया, ठीक है जी। अब ये जब इसने इसको पैक किया तो हियर इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स गोल्जी, ठीक है जी। इसने इसके इस रीजन के साथ ये आके कंबाइन की, और कंबाइन होने के बाद इसने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू कंबाइन,
ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसको ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगी। सो आपके पास इस एंड के ऊपर जो नए बॉन्ड्स हैं या जो बेसिकली जो नई बॉडीज़ हैं जो वो आती जाती हैं, अटैच होती जाती हैं, और आपके पास नए जो सिस्टर्नीज हैं वो फॉर्म होते जाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है, नई सिस्टर्नीज एक्चुअली फॉर्म नहीं होती हैं बल्कि वो फ्लैटेंड होती जाती हैं, उसी तरह से उनकी शेप्स आती जाती हैं आपके पास। अच्छा, अब अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस की बात करें तो हम ये जो वेजिकल है जो ये यहाँ से आ रही है, हम इसको कहते हैं कि दिस इज ट्रांसपोर्ट वेजिकल। ठीक है जी, दिस इज मेनली कंसिडर्ड एज इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल या ट्रांसपोर्ट वेजिकल इसको कहते हैं। और इसी तरह से जब हमारे पास यहाँ से ये पूरा गुजर जाता है गोल्जी से और कोई चीज़ इसने मॉडिफाई कर दी, अभी इसके फंक्शन में जाते हैं तो मॉडिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी। सपोज करें कि कोई चीज़ यहाँ से पास ऑन हुई सारी जगह से और इसने इस चीज़ को मॉडिफाई करके ये एक नई चीज़ बना दी। सो दीज बेसिकली आर नोन एज सिक्रीटरी वेजिकल्स। और फिर आगे या तो उसने मेम्ब्रेन से, ये सेल मेम्ब्रेन है आपके पास, या तो इसने मेम्ब्रेन की तरफ जाना है, या फिर अगर तो रिलीज आउट होना है बॉडी से तो ये मेम्ब्रेन के पास जाएगा और यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होगी, बडिंग होगी, वो रिलीज हो जाएगा। अगर दिस इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट, कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है और कोई काम की चीज़ है और सेल के किसी कंपोनेंट को चाहिए, सो दिस विल गो टू ट्रेवल टूवर्ड्स दैट पॉइंट और वहाँ पे फिर वो चीज़ यूज़ होगी। सो हमने कहा कि जी बेसिकली जो इसकी फॉर्मेशन है दिस इज अंडर RNA। और अगर हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं तो हम कहते हैं कि थ्रू दी सेंट्रल स्टैक, अब जैसे यहाँ पे ये बना हुआ तो सेंट्रल स्टैक है, यहाँ से इंटरकनेक्टेड टिब्यूल्स का एक नेटवर्क है जो अराइज होता है और बेसिकली वो क्या करता है कि वो इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है जी, ये आपको बुक में बना हुआ नज़र नहीं आएगा क्योंकि बहुत माइन्यूट है, तो उस तरह से प्रॉपरली वो फिगर में आता नहीं है। सो जब हम ये कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड टिब्यूल्स का नेटवर्क है, सिस्टर्नीज का पूरा एक स्टैक है, पूरा एक बंडल है, और उसके साथ साथ देयर आर दीज गोल्जी वेजिकल्स। ठीक है जी, ये तीन चीज़ें। सो अभी हम जो बात कर रहे थे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस की है कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अभी मैंने तीन कंपोनेंट्स आपको बताए हैं। सो पहला कंपोनेंट क्या है जी मेरे पास, सिस्टर्नी। ये हो गई इसके कंपोनेंट्स की डिटेल। ठीक है जी, नंबर 1 सिस्टर्नी। नंबर 2 पे मेरे पास क्या है, इंटर कनेक्टेड टिब्यूल्स। और नंबर 3 पे मेरे पास क्या है जी, गोल्जी वेजिकल्स। ठीक है, अगर मैं इन दोनों चीज़ों की बात कर रही हूँ तो दिस इज गोल्जी एपरेटस, और अगर मैं इस गोल्जी एपरेटस को अलॉन्ग विद दीज वेजिकल्स डिस्कस कर रही हूँ तो दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। राइट, आई रिपीट, अगर मैं इस सेंट्रल एपरेटस को डिस्कस कर रही हूँ, ये वाली जो चीज़ है, तो ये गोल्जी एपरेटस है। और अगर मैं इसके साथ इन गोल्जी वेजिकल्स को भी डिस्कस कर रही हूँ जो मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मौजूद हैं, तो ये डिफरेंट गोल्जी वेजिकल्स के साथ अगर इसको स्टडी कर रही हूँ तो दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब अगर हम इन सिस्टर्नी की अरेंजमेंट को देखें तो हमें गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आता है कि इसकी शेप ऑल्टर्ड है। अब ये वाला जो इसका फेस है जो ER की तरफ होता है, दिस इज कंसिडर्ड एज द आउटर और फॉर्मिंग फेस, क्योंकि यहाँ से फॉर्म हो रहा होता है ना, नई जो आपके पास, या आप कहते हैं कि वेजिकल्स यहाँ पे आके से ज्वाइन होते हैं, दे मेकिंग इट मोर फ्लैटेंड, तो हम ये कहते हैं कि ये फॉर्मिंग फेस है। ठीक है जी, आपने बस ये याद रखना है कि अगर हम सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें कि किस तरह से है, तो हम ये कहते हैं कि गोल्जी एपरेटस के केस में हमारे पास ये होता है कि द साइड विच इज़ फेसिंग ER, हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ द फॉर्मिंग फेस। ठीक है, या आप इसको कह लें आउटर कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस। ठीक है जी, ये बाहर वाला है, आउटर है, कन्वेक्स है, और ये फॉर्मिंग फेस है जैसे ये। सो इसको हम क्या कहते हैं जी, सिस फेस 2। ये जो आउटर फेस है दिस इज ऑल्सो नोन एज सिस फेस। राइट, और वो वाला पार्ट जो मेम्ब्रेन के करीब है, ये वाला, ये अब मेम्ब्रेन के करीब है, सो दिस इज अ बिट कनकेव, और हम ये कहते हैं कि वो वाला पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन के करीब है दिस इज द मैच्योरिंग फेस।
अभी बताती हूँ कि इसको मैच्योरिंग फेज क्यों कहते हैं और इसको फॉर्मिंग क्यों कहते हैं। सो दिस इज बेसिकली, यहाँ से तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ से क्या चीज़ मैच्योर हो रही है इसको देखते हैं अभी। सो दिस इज मैच्योरिंग फेज एंड दिस इज द इनर and this is concave in shape and known as transphase। ठीक हो गई बात। हमने 3 बातें डिस्कस की इसके अंदर। एक हमने डिस्कस की इसकी डिस्कवरी, फिर हमने डिस्कस किया कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, और फिर हमने डिस्कस किया है कि गोल्जी apparatus और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, हम कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और फिर हमने इसके फेसेस डिस्कस कर लिए हैं कि हम उसको किस तरह से बेसिकली उसके फेसेस को कैसे बता सकते हैं कि कौन सा आउटर है और कौन सा इनर है। अभी हम चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। सो कमिंग टूवर्ड्स दी फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो फंक्शंस की एक पूरी लिस्ट मैंने लिख ली अपने पास। सो नंबर 1 इज दी सेल सिक्रीशंस। गोल्जी apparatus मेनली इन्वॉल्व है सेल सिक्रीशंस के अंदर, इसीलिए ये सिक्रीटरी सेल्स में इसका नंबर ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैंक्रियाटिक सेल्स की बात करें तो वहाँ पे दिस इज इन्वॉल्व इन सर्टन सिक्रीशंस, और वो सिक्रीशन यूजुअली प्रोटीन्स की फॉर्म में ही होती हैं। सो आपके पास ये सिक्रीटरी सेल्स में या सेल सिक्रीशन में इसका रोल है। नंबर 2 पे क्या है कि मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफाई है किन चीज़ों को करता है, मेनली ये प्रोटीन्स को ही मॉडिफाई करता है, और ये प्रोटीन्स ये गेट कहाँ से कर रहा होता है, बेसिकली RER से, जो SER ने पैकेज की होती हैं वेसिकल्स में, एंड दे आर कमिंग इनवर्ड। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ से कोई भी चीज़, कोई भी प्रोटीन इसने फॉर्म की, और ये प्रोटीन आ गई गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, यहाँ से ये पास ऑन होती जाएगी, और इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर देयर आर सेट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड कंपोनेंट्स, सो यहाँ पे दिस विल गेट मॉडिफाई। अब मॉडिफिकेशन का बेसिकली क्या मतलब है, मॉडिफिकेशन किसी भी तरह की हो सकती है, सब्सट्रैक्शन, डिलीशन, एडिशन, किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती है। सपोज करें कि यहाँ पे इस वेसिकल के अंदर देयर आर सर्टन प्रोटीन्स, जैसे हीमोग्लोबिन है, तो अब क्या होता है हमारे पास कि सपोज कि ये इसके डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं या डिफरेंट चेन्स हैं आपके पास प्रोटीन्स की छोटी छोटी सी। अब हमने क्या बनाना है, जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि मैं हीमोग्लोबिन की बात करती हूँ, तो मैं हीमोग्लोबिन में कहती हूँ कि दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन्स। अब सपोज कि ये 4 चेन्स हैं अलग अलग से, और हमें कोई लार्जर प्रोटीन चाहिए, तो इसने क्या करना है, गोल्जी ने इन तीनों प्रोटीन्स को मिक्सअप कर देना, जो हमें रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी प्रोटीन। सो अब हमारे पास दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी सेंसेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे हीमोग्लोबिन इज सेंसिटाइज्ड बाय गोल्जी इन केस ऑफ RBCs। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इसने फॉर्म करना है जी, बेसिकली हीमोग्लोबिन की सेंसेस इससे नहीं होती, हीमोग्लोबिन को प्रोसेसिंग इससे हो सकती है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या है कि दिस इज गोइंग टू सेंसाइज हेमीसेलुलोज, जो आपने पीछे पढ़ा था, हेमीसेलुलोज की सेंसेस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होती है। उसके अलावा देयर इज एन सिलिक एसिड, जो कि एक मेजर कंपोनेंट है हमारे पास, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है ये, और मेम्ब्रेन का एक मेजर कंपोनेंट है, तो ये गोल्जी से होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनल्स। तो हमने ये कहा कि जब ये मॉडिफाई करता है चीज़ों को, तो फिर उनको भी वेसिकल्स में ही पैक करता है। डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट एंजाइम्स या लिपिड्स हैं आपके पास, व्हेन एवर दे आर गेटिंग मॉडिफाइड, सो ये भी इनको वेसिकल्स की फॉर्म में ही रिलीज करता है, जो मैंने आपको बताया भी था कि या तो फिर ये मेम्ब्रेन से आउट हो जाएंगी या फिर दे विल रिमेन इनसाइड द साइटोप्लाज्म इफ दिस इज यूजफुल। सो दिस इज गोइंग टू मेक सर्टन वेसिकुलर बॉडीज, या हमारे पास जो वैक्यूलर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइसोसोम्स, this is going to form peroxisomes. I hope I am writing right spellings for this. और उसके अलावा this is making glycosomes too. उसके बाद हमारे पास है जी conjugated molecules. अब sometimes एक वेसिकल में आपके पास आ रही है प्रोटीन, और एक और वेसिकल में आपके पास आ रहा है लिपिड, या गोल्जी के अंदर खुद से लिपिड्स आर प्रेजेंट और प्रोटीन बाहर से आ रही है, एंड सेल इज नीडिंग दिस टाइम द कॉन्जुगेट ऑफ बोथ। तो क्या होता है हमारे पास कि गोल्जी ने उनको मॉडिफाई करना है इन सच अ वे, या गोल्जी ने उनको कंबाइन करना है इन सच अ वे कि वो प्रोटीन हमारे पास कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर, या लिपिड की अगर बात करें तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दी लिपोप्रोटीन। सो ये हमारे पास कॉन्जुगेट्स की फॉर्मेशन है, और उसके अलावा सेल वॉल की सेंसेस के जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो भी यहाँ से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है,
तो देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन वेसिकल्स, और उन वेसिकल्स को हम कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है जी, मैंने कहा कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो हमारे पास देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सर्टन लाइक वेसिकुलर बॉडीज़, और हम इन वेसिकुलर बॉडीज़ कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। अब ये फ्रैग्मोप्लास्ट सेटल हो जाते हैं इनटू दी ओवर दी सेल इक्वेटर, जो इक्वेटर का रीजन होता है, इक्वेटर साइड होती है, वहाँ पे दे आर अरेंज, और अरेंज होने के बाद दे फ्यूज टू फॉर्म सेल वॉल इन दी अपकमिंग सेल, राइट। तो आपके पास जो सेल वॉल की सेंसेस है वो भी मेजरली गोल्जी एपरेटस के साथ लिंक्ड है। ठीक है जी, इस एक पॉइंट को आप क्लियर कर लें कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन इससे नहीं होती। बेसिकली ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम आरबीसीज की बात करेंगे तो वहाँ पे गोल्जी एपरेटस मौजूद ही नहीं है सिरे से। सो दिस वाज नॉट हीमोग्लोबिन, दिस वाज लाइक हेमीसेलुलोज व्हिच आई मिक्स टुगेदर। तो हीमोग्लोबिन की सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दी है उसकी मॉडिफिकेशन में। So here the topic ends, or I hope you have got a clear idea about the topic. If there is any question you may ask in your related query session. Thank you.